हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे इस उल्टे पुल्टे अगड़म बगड़म शो में, जिसका नाम है और हमारा विषय चल रहा है भारत में नारी यानी विमेन इन इंडिया। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मासिक धर्म की, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड या डेट्स की। दोस्तों, हमारे इस देश में इस नैसर्गिक क्रिया को बड़ी ही हीन भावना से, बड़ी ही गंदी भावना से देखा जाता है। इसकी वजह से स्कूल में जाती बच्चियां, घर में बेटियां और बहुएं, उनको एक तरीके से अछूत बना दिया जाता है। इस बात को आज तक हमारी औरतों को या तो किसी ने समझाया नहीं या वो समझ नहीं पाई, और कुछ व्यक्तियों ने इसे जोड़ दिया है धर्म से। हंसिए मत, हमें ये बात करना बहुत बहुत जरूरी है। नारी को किसी एक बात से प्रताड़ित नहीं किया जाता। नारी को पता नहीं किस किस वजह से कब कब कितनी जगहों पर प्रताड़ित किया जाता है। आज अपनी शर्म को छोड़िए और विज्ञान की बात सुनिए, ताकि एक स्त्री को मासिक धर्म के लिए शर्मसार न होना पड़े। जी हाँ, पीरियड्स या मासिक धर्म एक बायोलॉजिकल, एक नैसर्गिक क्रिया है जो एक स्त्री की शरीर में होती है। ये एक नैसर्गिक क्रिया है, जैसे भूख लगना या शौचालय जाना। इसमें ना ही किसी धर्म का और ना ही किसी बुराई का दखल है। सबसे पहले ये समझिए ये होता क्यों है। मैं एक विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर फिर भी ये जानता हूँ कि ये क्यों होता है। ये होता है स्त्री के गर्भाशय को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने का नैसर्गिक तरीका। इससे गर्भाशय यानी गर्भ की थैली को साफ सुथरा किया जाता है और उसे स्वच्छ और नमी प्रदान की जाती है। बहुत सारी स्त्रियां नवरात्रि मनाती और घर में एक छोटा सा मटका भी लाती और उस मटके की उस 9 दिन पूजा करती। वो मटका प्रतीक है स्त्री के एक गर्भ का, और 9 दिन आप एक स्त्री के गर्भ की पूजा करते हैं। तो उस गर्भ को साफ सुथरा रखने के दौरान, यानी अगर आप अपने घर में साफ सफाई करो, पोछा लगाओ, धो, तो उसकी गंदगी बाहर निकाल देते हैं। उसी प्रकार उस गर्भ की थैली से गंदगी यानी जो उसका गंदापन है वो बाहर निकले। वो तरल पदार्थ को आज तक हम समझ नहीं पाए हैं। पुराने जमाने में जब ज्ञान नहीं था, तब वो नहीं समझते थे कि ये किया क्या है। पर आज विज्ञान और जानकारी सभी जगह उपलब्ध है। पुराने समयों में शायद घड़ी, कैलेंडर की कमी होगी या उनको समझना नहीं आता होगा। पुराने समयों में हम वस्त्र यानी कपड़ा, यानी सिर्फ ऊपर का कपड़ा पहनते होंगे। स्त्री हो या पुरुष, सिर्फ एक कपड़ा यानी सिलाई मशीन से पहले सिर्फ एक कपड़ा बुना जाता होगा, कपड़ा। तो वो कपड़ा हम अपने शरीर पर लपेटते होंगे, जिसे हम कहते हैं साड़ी, या धोती भी हम कहते हैं, लुंगी जिसे हम कहते हैं। तो हो सकता है उस मासिक धर्म के दौरान जब स्त्री चलती फिरती होगी या कोई कन्या चलती फिरती होगी, तो वो गंदगी, तरल पदार्थ जमीन पर गिरता होगा। अब चलते फिरते ये होना, यानी जहां जहां वो जाएगी वो गंदगी, वो तरल पदार्थ गिरता रहेगा। तो इसलिए शायद
स्त्री को एक जगह पर बैठने की हिदायत दी जाती होगी। इस क्रिया से, इस मासिक धर्म से हो सकता है कुछ स्त्रियों में कमजोरी भी आती होगी। तो कमजोरी होने के कारण वो यहां वहां चल नहीं सकती होंगी, शायद किचन में जाकर भी काम नहीं कर सकती होंगी, तो वो आराम करने के लिए किसी एक जगह को निश्चित करते होंगे। और शायद कुछ दिवालिया लोग इसे धर्म से जोड़कर ये भी कहते होंगे कि ये किसी स्त्री को श्राप दिया हुआ है, ये किसी स्त्री पर कुछ गलत कार्य किया हुआ है, इस करके इस स्त्री को मंदिर भी छूने ना दिया जाए, मंदिर से भी दूर रखा जाए। तो शायद ये भी होता होगा। क्या भगवान इतना छोटा है कि एक स्त्री के हाथ लगाने से, एक कन्या के हाथ लगाने से छोटा हो जाएगा, मलिन हो जाएगा? जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ा, ज्ञान का प्रसार आगे बढ़ा, ये बहुतों को समझ आने लगा कि ये एक सिर्फ नैसर्गिक क्रिया है जो एक स्त्री के शरीर के अंदर से, उसके गर्भाशय से गंदगी बाहर निकालती है। जिस तरह लघु शंका और दीर्घ शंका, हमारे पेट में इतनी गंदगी पड़ी होती है, समझ रहे हो ना? खाना खाकर हमारे पेट में इतनी सारी गंदगी पड़ी होती है, क्या हम खुद को गंदा, मलिन, छोटा, अछूत मानते हैं? तो एक स्त्री को क्यों? आज हमारे पास सभी साधन उपलब्ध हैं जिसे इस्तेमाल करके स्त्री अपने घर के और बाहर के भी सारे काम कर सकती है। मगर हाँ, बाजार से पट्टी, लोशन लाते वक्त हमें शर्म नहीं आती, मगर एक सैनिटरी पैड लाते हुए हम मर्दों को शर्म आती है। भाई साहब, इसमें शर्म की कैसी बात? हम जब अपने बच्चों के लिए डायपर ले आते हैं तो अपनी औरतों के लिए सैनिटरी पैड्स क्यों नहीं ला सकते? ये कोई शर्माने की या मुंह बनाने की बात नहीं है। तो बात यह है, जब ये क्रिया नैसर्गिक है तो इसे इतनी घृणा से क्यों देखा जाता है? क्यों एक स्त्री को गुनहगार बनाकर कैद कर दिया जाता है? क्यों उसे एक अछूत मान लिया जाता है? और अगर इसके बारे में आपको पूरी विस्तारित बड़ी जानकारी चाहिए तो जाइए किसी विशेषज्ञ के पास बैठिए, वो आपको इसकी पूरी जानकारी दे देगा। मगर कृपया करके स्त्रियों को इस कुप्रथा के कारण परेशान मत करो। अगर ये कोई अज्ञानी स्त्री, अज्ञानी पुरुष करे तो फिर भी बात समझ आती है, मगर पढ़ी लिखी स्त्रियां, पढ़े लिखे पुरुष भी अगर ये भेदभाव करेंगे तो उन्हें क्या कहा जाए? पढ़ी लिखी स्त्रियां भी जब ये भेदभाव करती हैं, कारण उसका क्योंकि वो भी इस बात के तथ्यों को न समझना चाहती हैं, न मन में उतारना चाहती हैं। वो भी बोली हुई प्रथा को मान लेना चाहती हैं और अपनी छोटी छोटी बच्चियों को भी इस कुप्रथा से निकालने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो उनको खुद ढकेल देती है। और जब एक औरत ही इस कुप्रथा से या किसी कुप्रथा से बाहर नहीं निकलेगी तो दुनिया में तकरीबन 300 करोड़ महिलाएं होंगी, मगर सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ महिलाएं ही इस चक्कर में फंसी हुई है, इस भेदभाव में फंसी हुई है। तो अगर आप भी इस कुप्रथा को समझ नहीं पाए हो तो अब जान गए हो, फिर भी समझ नहीं पाए हो तो और अगर समझ गए हो और दूसरी महिलाओं को नहीं समझाओगे तो
अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए, मेरी वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिए और अपना कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं कहां सही हूं और कहां गलत। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार, खास करके सभी महिलाओं को ढेर ढेर सारा प्यार। खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।